आज के प्रोग्राम में हम 3-4 माशी सवालात के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यह है कि नूर आलम खान साहब बोल पड़े पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से सीमेंट की बोरियों के अंदर डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, क्यों नहीं रोका जाता? आखिर क्यों ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि पाकिस्तान से डॉलर स्मगल अफगानिस्तान होता रहे? पाकिस्तान जो पहले ही डॉलर की कमी का शिकार है, किल्लत का शिकार है, पाकिस्तान को एक एक डॉलर बचाना है। ऐसे मौके पर अफगानिस्तान डॉलर बड़ी तेजी से जा रहे हैं, स्मगल भी हो रहे हैं और वहां से हम खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं। किस तरीके से पॉलिसीज के ऊपर असरअंदाज होती है, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। दूसरा माशी सवाल हमारा यह होगा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका। अब अगर मुआहदा होता भी है, जैसा कि इंशाल्लाह हो जाएगा, तो 31 मार्च तक कुछ भी नजर नहीं आता, यानी कि 31 मार्च तक पाकिस्तान को डॉलर्स नहीं मिल सकेंगे, 31 मार्च तक पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिल सकेगा। यह मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूं, क्योंकि अगर 31 मार्च तक पाकिस्तान को डॉलर चाहिए तो उसके लिए तमाम चीजें IMF की मर्जी के मुताबिक करने पड़ेंगी। कहां पर मामला जाकर रुकेगा, डिफॉल्ट से कैसे बचेंगे, अदायगियां कैसे कर सकेंगे, तमामी चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से मौजूद है डॉक्टर फारूक सलीम साहब। फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब, ये फरमाइएगा कि IMF के साथ मुआहदा अगर हो भी जाता है, अभी तो स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हुआ, अंदाजा ये है कि 31 मार्च तक जो है वो कोई पैसे आ नहीं रहे, क्योंकि ये प्रोसीजर के अंदर घूमता रहेगा काम, प्रोसीजरल डिले जिसको हम कहें, या प्रोसीजरल टाइम जिसको हम अब कह लें। तो ये डिले हुआ। इससे पहले इसहाक डार साहब जाना नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि मैं क्या मिन्नतें करूं, क्या हम जो है वो लेट जाएं, क्या हम बैठ जाएं। तो अब लेट बैठ भी गया, सब कुछ भी हो गया। ये डिले का जिम्मेदार आपको लगता है कि कोई वजीर खजाना या कोई फर्द ऐसा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, एक तो यहाँ हम तफरीक कर लें दस्तावेज में और मुआहदे में। कल मुझे लगा ऐसे कि जैसे हुकूमती हलके जो हैं वो जश्न मना रहे हैं कि उनको एक दस्तावेज जिसको हम MEFP कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, वो मिल गया। तो वो दस्तावेज है, उसमें पॉलिसीज, माशी पॉलिसी लिखी गई हैं और उसमें हुकूमत ने जो वादे किए हैं, जो कमिटमेंट्स किए हैं, वो लिखे गए हैं। उससे तफरीक कर ले, मुआहदा इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेमोरेंडम। जी बिल्कुल। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। अब जनरली होता यह है कि IMF की जो टीम मुल्क में जाती है मुज़ाकरात के लिए, तो जनरली मैंने देखा है कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर जो MEFP है वो तब्दील हो जाता है और एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अरे हाँ, कल ऐसा नहीं हुआ। IMF की टीम जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किए बगैर जो है वो चली गई। अब इसमें देखिए, IMF सिर्फ एक मालियाती इदारा नहीं है, ये एक सियासी इदारा भी है, इसके सियासी मालिकान भी हैं, और सबसे बड़ा सियासी मालिक जो है IMF का वो अमेरिका बहादुर, बिल्कुल, उसके 8 लाख और 31,000 वोट हैं IMF के बोर्ड के ऊपर। बोर्ड में चलती है काफी सारी सियासत। स्टाफ लेवल जो है वो हमें ये पैगाम दे गया है कि भाई आपकी किताबें जो हैं वो उनमें हिसाब पूरा नहीं, हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं कर सकते। अब ये चल जाएगा मामला बोर्ड के पास। आपने कहा कि फरवरी के महीने के अंदर, मैंने भी चेक किया है, फरवरी के महीने के अंदर कोई भी IMF के बोर्ड की मीटिंग स्केड्यूल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये है कि हम उनसे दरखास्त कर सकते हैं कि हमें फेवर कर दें और एक अनस्केड्यूल्ड, एक अर्जेंट मीटिंग जो है वो IMF की बुला ली जाए, IMF की बोर्ड की। अगर IMF की बोर्ड की मीटिंग नहीं होती तो आप सोचिए कि फरवरी और जून के महीनों के दरमियान हमने कोई 8 अरब डॉलर की अदायगी करनी है बैरूनी मुल्कों को, बैंकों को, और हमारे पास इस वक्त स्टेट बैंक में जो खजाना है वो स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि 2.9 बिलियन डॉलर का, बिल्कुल ऐसी है। तो सिचुएशन इज क्वाइट प्रिकेरियस। मतलब आप वो जिसको हम कहते हैं ऑन द ब्रिंक, मतलब धाने पे खड़े हैं, और वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हैंगिंग बाय अ थ्रेड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो 170 अरब डॉलर के टैक्सेस जो है मुजव्विज़ा हैं, इनके ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट होगा, किस किस के ऊपर ये टैक्स लगेंगे? 3-4 महीने के अंदर हम इसको कैसे मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसी फिस्कल ईयर में इसको कंप्लीट करना है? देखिए, 3 मामलात हैं जो अभी तक मैं समझता हूं कि मुकम्मल नहीं हुए हैं या उनके ऊपर मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। एक तो यही है जिसका आपने जिक्र किया कि इजाफी टैक्सेस हैं और हुकूमत का जो अखराजात हैं और उसकी आमदन में जो फर्क है
जो पुर करना है इजाफी टैक्सेस से। हमारी तरफ से या हमारी वजारत खजाना की टीम की तरफ से जो प्रपोजल की जा रही थी, जो उनको कहा जा रहा था, उनकी तरफ से जवाब ये आया है, जो रिटन स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है उसमें वो कह रहे हैं कि भाई कोई परमानेंट रेवेन्यू मेजर्स, यानी कि कोई ऐसे आप इकदाम उठाएं जो परमानेंट नौयत के हों। हमारी तरफ से कहा जा रहा था कि कोई बैंकों के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, कुछ और इकदाम कर लेते हैं जो साल भर के लिए हों। वहां से जवाब ये आ रहा है कि ऐसे इकदाम उठाने हैं जो परमानेंट है। दूसरा मसला जहाँ पे फंस गया है वो कह रहे हैं कि अनटारगेटेड टैक्सेस, सब्सिडीज। अगर आप सब्सिडीज दे रहे हैं और उसके लिए फंडिंग आपके पास नहीं है, जिसको फिर कहते हैं कि अनफंडेड सब्सिडीज, उनको आप सबको खत्म करें। बिल्कुल ठीक। अब वो यहाँ फर्टिलाइजर को भी दी जा रही है, टेक्सटाइल सेक्टर को दी जा रही है, एक्सपोर्ट सेक्टर को हम सस्ती बिजली दे रहे हैं, सस्ती गैस दे रहे हैं। और तीसरा मैं समझता हूँ जो बहुत बड़ा मसला था वो है सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान, जो हमारी तरफ से उनके पास जमा करवाया गया था और उन्होंने उसके ऊपर बेतहाशा ऑब्जेक्शंस लगा दी कि शायद इसमें उनको इतनी सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा, इसमें उनको इतनी जान नजर नहीं आ रही। अच्छा, पावर सेक्टर और गैस सेक्टर के हवाले से भी कुछ इसाक डार साहब कहते हैं कि जी हम उसके अंदर भी इस्लाहात लेके आएंगे, उसके गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करेंगे। तो क्या आप लगता है कि इतनी कैपेबिलिटी हमारे पास है कि हम ऐसा प्लान बना सकेंगे जो इन चीज़ों को कम कर सके? देखिए, अगर IMF के नुक्ता निगाह से देखा जाए तो यही वादे जो हैं ये 2018 में भी किए गए। और फिर आपको याद है कि उमर अयूब साहब हमें हमेशा बताया करते थे कि उन्होंने सर्कुलर डेट की जो रकूम है वो कम कर दी है, उस पर कंट्रोल कर लिया है। और फिर 6 महीने के बाद हमें मालूम होता था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और वो मुसलसल बढ़ रहा है। जब PTI की हुकूमत आई थी तो अगस्त 2018 में बिजली का जो गर्दिशी कर्जा था वो 1100 अरब का था, और जब अप्रैल 2022 में PTI की हुकूमत गई है तो वो लगभग 2300-2400 अरब पे पहुंच चुका था। अब बताया जा रहा है कि अगर गैस का गर्दिशी कर्जा और बिजली का गर्दिशी कर्जा जमा कर लिया जाए तो वो लगभग 4000 अरब पे पहुंच जाएगा। तो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जो है वो यही कह रहा था कि हम किस तरह सर्कुलर डेट में कमी लाएंगे। और मेरी क्या राय ये है कि IMF वालों को वो प्लान कुछ पसंद नहीं आया। तो अगर IMF को प्लान पसंद नहीं आया, IMF रिवाइज प्लान देगा या IMF कहेगा कि इस प्लान को ठीक करके लाएं, तो आपको क्या लगता है कि उसका कोई इम्पैक्ट आवाम के ऊपर भी होगा? बिजली की कीमत में इजाफे का जो एक मामला सुनने में आ रहा है वो भी इसके नतीजे में होना है? जी बिल्कुल। देखिए, एक ही तरीका है, या तो हुकूमत जो 25-30% बिजली चोरी हो जाती है उस पर कंट्रोल पा ले और फिर उनको जो रेट है वो ना बढ़ाना पड़े। अगर उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर यकीनी बात है कि टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। जो बात मैं सुन रहा हूँ वो है 8 और 10 रुपए फी यूनिट के दरमियान की कहीं रकम जो फी यूनिट इनको बढ़ानी पड़ेगी, और उसके नतीजे में ये तवक्को की जाएगी कि जो खसारा है बिजली के शोबे में वो कुछ कम हो जाए या खत्म हो जाए। अच्छा, एक चीज और फरमाइएगा कि काबीना के हवाले से एक बड़ी पाकिस्तान में बहस है कि बहुत बड़ी काबीना है, साथ ही लेकिन हुकूमत कहती है कि बहुत सारे वो लोग हैं कि जो वॉलंटियर हैं जिन्होंने तनख्वाह नहीं लेनी। फिर आज एक पूरा प्लान भी हमारे सामने अखबारात के अंदर आया है कि जिसके अंदर बताया गया है कि अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में कमी होगी, मुख्तलिफ तरीकों से हुकूमत बचत करेगी। तो क्या बचत पॉलिसी जो है वो इतनी कारगर होती है कि आप लोगों को समझा भी सकें कि हमें कर्ज की जरूरत है, IMF को भी समझा सकें और इसके साथ साथ मुल्क की मईशत के ऊपर बोझ भी उससे कम हो सके? देखिए, मैं जाती तौर पे नहीं समझता हूं कि ऐसे PM रख के जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स हैं उसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा हमारे बजट के ऊपर बोझ पड़ जाता है, लेकिन पैगाम जो जाता है अवाम को वो बड़ा गलत जाता है। तो जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स बड़ी गलत। अवाम ये कहती है कि जी मुल्क के पास पैसे नहीं है और आप 85 वजीर बना के बैठ गए हैं, तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इतना ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अमेरिका जैसा मुल्क है, सदारती निज़ाम है, कोई दर्जन भर वज़रा हैं जो उसको चला रहे हैं। हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम है और इस वक्त कैबिनेट की जो नंबर्स हैं वो कहीं 85 के करीब पहुंच रहे हैं।
तो पैगाम रसाई जो है वो बड़ी गलत जाती है। अवाम से तवक्को रखना कि वो अपने पेट पे पत्थर बांधेंगे, लेकिन जो हुकूमत है वो ये काम नहीं करेगी, तो ये एक बड़ा तजाद बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फारूक साहब, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि हम ये मैक्रो लेवल पर जो इस्लाहात हैं या जो दीगर सब्सिडीज़ का मामला है, टैक्सेस का मामला है, ये हम इंतज़ार क्यों करते हैं कि कोई हमें आकर बताएगा, IMF कहेगा, ज़बरदस्ती हमसे करवाएगा? क्या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है कि हम फैसले खुद नहीं कर सकते जब तक कि कोई ज़बरदस्ती हमसे फैसले ना करवाए? क्योंकि जब कोई और करवाता है तो फिर वो अपने हिसाब किताब को सामने रख के करवाता है, तो हम खुद इस्लाहात क्यों नहीं करते? जी, बड़ा अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल है। आप देखिए कि IMF को हम एक लम्हे के लिए कहते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, तो फिर अगर हमारे अखराजात, हमारी हुकूमती अखराजात और हुकूमती आमदन में इतना बड़ा फर्क आ रहा है, तो वो पुर करना तो हमारा फर्ज बनता है, चाहे IMF हमें कहे या ना कहे। अगर बिजली के शोबे में हम 600-700 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर डालते हैं, तो वो तो हमारे अपने फायदे में है कि उसको खत्म किया जाए, चाहे हमें IMF कहे या ना कहे। अब वजूहात आप सोचिए कि पिछले 5 सालों में कोई 4 तो वज़राए आज़म देखे हम, और 5 सालों में मेरा ख्याल है 6 वज़राए खजाना आए। बिल्कुल ठीक। तो अब अगर किसी वजीर खजाना को 8, 9, 10 महीने का टेन्योर मिलता है, तो फिर क्या वो नई पॉलिसी बनाएगा और क्या उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद होगा? बिल्कुल ठीक है। एक चीज और बताइएगा कि IMF से मुआहदा हो जाता है, हमें जो है वो पैसे मिल जाते हैं, अंदाजा हमारा ये है कि अप्रैल के शुरू के अंदर अगर चीजें बिल्कुल स्मूथली चलती रही जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो अगर चीजें स्मूथली चलती रही IMF से पैसे आने के बाद, फिर दोस्त ममालिक ने भी मदद कर दी पाकिस्तान के खजाने में, 2 सवालात के आपने मुझे जवाब देने। एक तो कितना इम्पैक्ट आएगा, कहां तक ज़खायर जो है वो चले जाएंगे हमारे डॉलर्स के, और इसके साथ साथ ये कितने अरसे तक चल पाएंगे पैसे, क्योंकि इस्लाहात तो हम करने की तरफ जाएंगे नहीं, हम तो आदी हैं पैसे लेने के, पैसे इस्तेमाल करने के, ना हमने अपनी जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, ना हमने मुल्क के अंदर जो है वो कोई ऐसे काम करने के जिसके नतीजे में हमारा मुस्तकिल ये कर्ज का रास्ता बंद हो सके। तो कितने अरसे बाद हमें फिर किसी और चीज की जरूरत होगी? आगे आपको लगता क्या है, हुकूमतों के पास प्लान क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, हुकूमत के पास प्लान क्या है, इसका जवाब तो हुकूमत दे सकती है। होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? देखिए, ये बड़ा वाज़ेह है कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है, और जिस शोबे में जाती है उस शोबे में बेतहाशा अरबों रुपए का जो है वो नुकसान कर देती। तो आसान तरीन हल और आसान तरीन आप समझिए कि इसकी प्रिस्क्रिप्शन तो ये है कि हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, उसका काम PIA और पाकिस्तान स्टील और पाकिस्तान रेलवे चलाना नहीं है, उसका काम बिजली के कनेक्शन देना नहीं है, उसका काम गैस के कनेक्शन देना नहीं है, उसका काम गंदुम की सपोर्ट प्राइस फिक्स करना नहीं है, उसका काम शुगर की मिलों के कोटाज और लाइसेंसेस देना नहीं है, उसका काम हुक्मरानी का है। अगर सारे से हुकूमत जो है वो अपने आप को बाहर निकाल ले, मुदाखलत बंद कर दे, सिर्फ अपनी हुक्मरानी करने लगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, कहां तक हमारे ज़खायर कहां तक चले जाएंगे? अभी तो 2.9 के हम खतरनाक तरीन सतह के ऊपर आ गए हैं। IMF से मुआहदा हो, IMF हमें पैसे दे, उसके बाद दोस्त ममालिक पैसे दें, क्या आइडिया है पाकिस्तान कितनी कलेक्शन कर पाएगा? देखिए, अगर तो हम IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर जो हमारी अदायगियां हैं फरवरी और जून के महीने में वो लगभग $8 अरब की हैं, और एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड वो दे आर ऑल अरेंज्ड फॉर। उसमें से $4 अरब जो है वो रोल ओवर पे है, यानी कि जो अदायगियों की तारीख है उसमें तौसी होनी है, और $4 जो है इज इन द पाइपलाइन। तो फिर तो हमें आप समझिए कि जून तक का डिफॉल्ट का कतन कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जून के बाद दोबारा खतरा शुरू हो जाएगा, या हम जून के बाद हम कुछ पैसे मजीद जमा कर पाएंगे? देखिए, ये बड़ी मुश्किल बात है कि जून के आगे का कोई पेशीन गोई इस वक्त कर देना। हमारे यहाँ आपने देखा है कि पॉलिसी के अंदर कोई प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट नहीं होता। बिल्कुल ठीक, और ये बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदेह भी साबित होता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब तो बाज़गश्त जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। नूर आलम खान साहब कहते हैं कि सीमेंट की बोरियों में स्मगल हो रहा है।
जैसे भी है, पाकिस्तान से ये बाज़गश्त पहले भी आती रही है, सदा पहले भी आती रही है कि पाकिस्तान से डॉलर, उस पाकिस्तान से डॉलर के जिसके अपने ज़खायर नाकाबिल यकीन हद तक इस वक्त कम हो चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के पास जो रिजर्व पड़े हुए थे, दोस्त ममालिक के जो रिजर्व पड़े थे जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना, वो भी अब इस्तेमाल हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर डॉलर कोई और उड़ा कर ले जाए तो फिर मामला कहाँ जाकर रुकेगा। हमारे साथ मौजूद है मलिक बोस्तान साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, अब पहले आप कहा करते थे कि डॉलर स्मगल हो रहे हैं, अब जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी है, फिर ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जो है वो डॉलर स्मगल हो रहा है। तो क्या डॉलर वाकई इतनी बड़ी तादाद में स्मगल हो रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हर्ट करे? जी, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से यही बात कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, डार साहब को मीटिंग भी की, उन्हें रेड लेटर भी लिखा कि अफगान पॉलिसी को खुदा रहा, ट्रेड पॉलिसी और अफगान ट्रांजिट पॉलिसी आप रिव्यू करें, ये हमारी मैसेज को खा जाएगा और हमारे रिजर्व को भी हड़प कर जाएगा। तो वही हुआ जो मैंने कहा था। आपके रिजर्व तो खत्म ही हो गए ना, आप दोस्त ममालिक थे वो भी समझो ना स्टैंड बाई थे, लेकिन आप यूज कर रहे हैं मजबूरी में। तो उसकी वजह ये बनी है कि जब तक नेटो फोर्सेस थी और उनको $3 अरब माना वहां से आते थे हर महीने, और जो नेटो फोर्स को सैलरी मिलती थी और गवर्नमेंट अफगान को और उनके एजेंटों को बड़ी पैमाने में इमदाद आती थी, और वो पाकिस्तान में बेचने के लिए आते थे कि पाकिस्तान का रेट उस वक्त ज्यादा होता था, वहाँ उनका रेट कम होता था। और ये मैं आपको बताता चलूं कि एक अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान से $1000 अलाउ आप ले जा सकते हैं, ठीक है, लीगली, और 15,000 लोग डेली जाते हैं, तो वो 15,000 को आप मल्टीप्लाई करें तो $1.5 करोड़ $15 मिलियन बन जाते हैं, जो कि ऑफिशियली अलाउ है। तो मैंने हुकूमत को कहा है कि हमारे पास इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, तो आप काइंडली इसको पाबंदी लगा दें, पाकिस्तानी और अफगानी पे इजाजत दें, डॉलर ना ले जाने दें, ताकि हमारे ये 15 मिलियन बच जाए रोजाना के, जो ऑफिशियली जा रहे हैं, जिसको हम रोक भी नहीं सकते, सिर्फ कानून ही रोक सकता है। इसके अलावा मैंने ट्रेड के बारे कहा कि ट्रेड को हम अगर कैश डॉलर में करेंगे तो वो लाजमी उसमें डॉलर भी स्मगलिंग हो गए और गुड्स भी स्मगलिंग हो गए, को ऑफिशियली तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। बिल्कुल, मैंने कहा आप एलसीए ले लें, अफगान और पाकिस्तानी रुपए में एलसी हो तो हमारी ये जो स्मगलिंग है ये रुक जाएगी, क्योंकि हमने जो कोयला उनसे ट्रेड किया है पाकिस्तानी रुपए में हम लेंगे, लेकिन ये कोई एलसी के थ्रू तो हमने किया नहीं, नकद पे किया है। अब उनके ट्रक आते हैं और हमारे उनको पाकिस्तानी देते हैं, और वो पाकिस्तानी के बदले वहाँ डॉलर ले जाते हैं। डॉलर क्यों ले जाते हैं? वहाँ डॉलर का रेट ज्यादा था, 20 रुपए पाकिस्तान से, तो वो यहाँ से लोग फिर उसके बदले उनको फायदा होता था, वो यहाँ वहाँ ले जाते थे। तो ये चीज भी मैंने कहा कि जब तक आप इसको एलसी में नहीं लाएंगे तो ये इसको स्मगलिंग को हम रोक नहीं सकते। और तीसरी पॉलिसी ये थी कि अफगान ट्रांजिट पॉलिसी 2010 से हमने ये उनसे बाद वायदा किया था कि अफगान अपनी जरूरियात जिंदगी की जितनी भी चीजें पाकिस्तान के सी पोर्ट से मंगवाएगा वो ड्यूटी फ्री होंगी, पाकिस्तान उस पर कोई चार्जेस नहीं लेगा, सिर्फ इंश्योरेंस चार्जेस लेगा। लेकिन जब से हुकूमत ने मेड इन पाकिस्तान चीजों पे, लग्जरी चीजों पे ड्यूटियां बढ़ाई ताकि लोग पाकिस्तानी चीजें खरीदें, तो हमारे इम्पोर्टर माफिया ने क्या किया, उन्होंने अफगान ट्रांजिट के नाम पे वहाँ हवाला, दुबई की हवाला मार्केट से डॉलर और दिरहम खरीद के वहाँ पे बाइंडर को पैसे दिए, और वो जो है उसके अफगान ट्रांजिट के नाम पे कंटेनर मंगवाए, यहाँ से अफगानिस्तान भेजे, और वहाँ से वापस गुड्स जो है पाकिस्तान से स्मगलिंग करके ले आते हैं। तो उन्हें एक कंटेनर पे 50 से 60 लाख रुपए बच जाता है, और इतनी उनका खर्चा होता है। तो ये उनके तो मतलब वारे न्यारे हो गए, पाकिस्तान को उन्होंने कंगला कर दिया। हमारी वर्कर इंडस्ट्री जो आप देखें सालाना $3 अरब, माना $3 अरब से कम के $2 अरब पे आ गई। एक्सपोर्ट हमारी रॉ मटेरियल की पेमेंट न करने की वजह से $1 अरब वो कम हो गई है, तो हमारा $2 अरब माना यानी कि कम हो गया। इसकी वजह से अगर हम इस पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यही है जो निकल रहा है, और एक वक्त वो आएगा कि आप भी हम तो डूबे सनम तुमको ले डूबेंगे। अच्छा बोस्तान साहब, ये पॉलिसी में तब्दीली अगर नहीं होती, जिस तरीके से आपने 2, 3, 4 बड़े फ्लॉज दिखाए, फ्लॉज क्या इतने बड़े गैप्स हैं कि जिनके अंदर से डॉलर जो है फ्लो करके बाहर जा रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर बात हो रही है, देखिए स्मगल भी हो रहा है, जा भी रहा है, दोनों चीजें ना। एक तो आपने बताया कि ट्रेड के नतीजे में जा रहा है, स्मगल भी हो रहा है, गैर कानूनी तरीकों से बैग में भर के भी जा रहा है, और उसकी रीजन जो है वो रेट का डिफरेंस है। तो क्या अब रेट का डिफरेंस खत्म हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मार्केट के दरमियान? जी बिल्कुल, हमने जब से कैप हटाया अल्लाह का शुक्र है, वहाँ रेट कम है और यहाँ पाकिस्तान में रेट ज्यादा है। आप यही देखा है कि आप पिछले हफ्ते में जो है $12 डॉलर का रेट पाकिस्तान में गिरा है, 282 से कम होकर 270 पे आ गया है, और वहां से आप लोग डॉलर ले जा नहीं रहे। अब वो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लेके जा रहे हैं या अफगानी लेके जा रहे हैं। जिस तरह पहले टारगेट वो लेके जाते थे, अब वो चीज अल्लाह का शुक्र है जान छूट गई है। लेकिन आया अल्लाह करे ये बरकरार रहे और IMF का जो पैकेज है बहाल हो जाए। जिस तरह कल डार साहब ने और आज भी उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये बहाल हो जाएगा,
और जो ही मैं समझता हूँ, मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, जो ही ये कहते हैं ना IMF ने छोटी सी हाँ कर दी, तो पाकिस्तान के जो है बड़ी तादाद में लोगों के पास डॉलर पड़े हैं बिलियन के हिसाब से। मैं आपको बताता चलूँ, पिछले 30 साल में 180 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्कों में रिकॉर्ड ट्रांसफर हुए और हमारे कर्जे 130 अरब डॉलर में 50 अरब डॉलर ज्यादा है। तो हम तो डॉलर की तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ हम लोगों के एतमाद की कमी है। वो अपनी हुकूमत पे, अपने मुल्क पे अगर एतमाद करें तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा पाकिस्तान के लिए अपना पैसा वापस ले आए। सारा नहीं लाते तो कम से कम 10% भी ले आते हैं तो 18 बिलियन डॉलर यही बन जाता है जो कि हमारे बैंकों से वापस गया है। वो वापस आ जाए तो पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये वक्त है पाकिस्तान की इमदाद करने का। ये आपको कोई मुफ्त में भी नहीं करे, आपको पाकिस्तानी में पैसे मिल रहे हैं, अगर अकाउंटों में रखेंगे तो 8% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बाहर को 3 से 4% मिलता है। ये अभी वक्त है पाकिस्तान की तमाम, मैं समझता हूँ वसीत पाकिस्तानी या जिनको अल्लाह ने ये सरमायादार बनाया और पाकिस्तान से पैसे डॉलर कमा के उन्हें बाहर के बैंकों में जाके भर के रख दिए, उनसे खुदा के लिए वो अपना डॉलर इस मुल्क की हेल्प करें। तो मुल्क जो है आप नहीं बचाना है, कोई इंडिया या किसी दूसरे मुल्क ने नहीं बचाना। अगर मलिक साहब, बदकिस्मती यही है कि लोगों ने अपनी बोटी के लिए जो वो पाकिस्तान का माशी बकरा तबाह कर दिया है, पाकिस्तान का बकरा ज़िबा कर दिया और डॉलर बाहर ले जाके रखे। बोस्तान साहब, ये जो पॉलिसी आपने अफगान पॉलिसी की बात की है, अगर हम बिल्कुल फोकस करें कि जी किस तरीके से अफगानिस्तान जो है वो जो भी डॉलर जाए पाकिस्तान हुकूमत की मर्जी से जाए, ठीक है कि अगर 1000 रुपए का हमने जो है वो लिमिट रखी है, लोग उसके थ्रू लेके जाते हैं तो हुकूमत के इल्म में सारी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें जो स्मगलिंग का सबब बन रही है, जो गैर कानूनी तरीके से डॉलर जा रहा है, उन पे किस तरीके से हुकूमत काबू पा सकती है? बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा, क्या आखिर चीजें करने होंगी? उसकी वजह यह है कि पहले अफगानी जो थे वो पिछले 1980 से पाकिस्तानी रुपए में अपनी बचतें रखते थे, सरमायाकारी करते थे। फिर 3 महीने पहले अफगान हुकूमत ने एक सर्कुलर निकाला है कि वो जिसके पास भी 5 लाख से ज्यादा कोई भी पाकिस्तानी अपने पास नहीं रख सकता, कोई रखेगा तो हम एक्शन लेंगे। उस खौफ की वजह से आप लोग जो है ना पाकिस्तानी रुपया नहीं ले जाते, वो फॉरेन एक्सचेंज रियाल ले जाते हैं, दिरहम ले जाते हैं, डॉलर ले जाते हैं। अब उनका जो 1000 का लॉ होता है, बाकी फिर वो स्मगलिंग करके ले जाते हैं। अब हमारी भी इसमें है कि हम जो कोयला और वहां से चीजें मंगवा रहे हैं, हमें अगर LC के जरिए मंगाएंगे तो वो फिर उनके पास पैसा नहीं होगा। जब उनका नकद पैसा लेंगे तो नकद डॉलर भी लेके जाएंगे। तो हमें ये पॉलिसी तो हमारी खराब है, उनकी खराब नहीं है, हमारी खराब है। बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी पॉलिसी देखना होगा। अच्छा, वर्कर रेमिटेंस की आपने बात की, उसमें कमी की एक बड़ी वजह डॉलर का गैर मुस्तहकम इंटरबैंक रेट ये भी होता है बोस्तान साहब। आखिर वर्कर रेमिटेंस हवाला हुंडी के जरिए भी तो आ ही रहे होंगे ना, जो पैसे पाकिस्तान किसी ने अपने माँ को, अपने बाप को, अपनी फैमिली को भेजने हैं, वो तो उसने भेजने ही भेजने हैं। तो क्या आखिर असबाब क्या है, इसमें कमी का रुझान क्यों है? मैंने बताया ना, अफगान ट्रांसलेट के नाम पे 2 अरब डॉलर हर महीने वहां से वो वर्कर से खरीद लेते हैं 20 रुपए महंगा करके। वहां के दुबई में हवाला ऑपरेटर है, सऊदीया में, पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क है। तो वो जब 20 रुपए ज्यादा देंगे तो फिर लोग कहते हैं 1000 डॉलर पे 20,000 रुपए बहुत ज्यादा कुर्बानी है, वो लोग कुर्बानी देते नहीं, उनको दे देते हैं। तो इसीलिए हमने क्या है बताया, अब उनमें हमारा रेट और उनका रेट तकरीबन बराबर है और रेट का मुकाबला रेट से किया जाता है। आपको तो डिफरेंस आया कैप हटाने के बाद? अब रेमिटेंस बढ़ी है कुछ? जी 20 से 30% बढ़ी है और मैं उम्मीद है कि जब फरवरी क्लोज होगा पिछले महीने की निस्बत इसमें 10 से 20% इजाफा होगा और ये हमारे बड़ी अच्छा साइन होगा और अगले महीने में फिर ज्यादा इजाफा होगा। और जो अब लोगों को जो हवाला मार्केट से वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा और जब उन्हें पता चलेगा कि इनका रेट और हमारा रेट बराबर है और इंशाल्लाह वापस जरूर लोग अपने मुल्क के लिए अपने ऑफिशियल चैनल से डॉलर लेके आएंगे। जब पाकिस्तान के रिजर्व भी बढ़ेंगे और पाकिस्तान की वर्कर रेमिटेंस भी बढ़ी हुई है, एक्सपोर्ट भी, जो लोगों के 4 अरब डॉलर के कंटेनर फंसे हुए हैं सी पोर्ट पे, उनको अभी हुकूमत ने अलाउ कर दिया है कि वो अपने सोर्स से जो है जहाँ चाहें खरीद के और अपने क्लियरेंस करें अपनी जितनी गुड्स की पेमेंट है। तो ये भी अब प्रोसेस शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह जब ये प्रोसेस डिमांड खत्म होगी तो डॉलर खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये फरमाइएगा बोस्तान साहब कि करेंसी मार्केट हुकूमत की हेल्प के लिए क्यों नहीं आती? इतनी बड़ी एक करेंसी मार्केट पाकिस्तान की मौजूद है, तो हुकूमत को आप डॉलर फराहम नहीं कर सकते? जी, हुकूमत हमसे हेल्प लेने नहीं चाहती, हम तो कर रहे हैं ऑलरेडी। हमारा हर साल 5 से 6 अरब डॉलर दे रहे हैं हुकूमत को ऑलरेडी। और मैंने हुकूमत डार साहब को और गवर्नर साहब को खत भी लिखा है कि हम माना 1 अरब डॉलर देने की पोजीशन में, और हमारी बाहर की जो पाकिस्तानी है और बाहर की जो रेमिटेंस कंपनी है, बाहर की मनी ट्रांसफर कंपनी है और ट्रेडिंग कंपनी है, वो 1 साल के उधार पे हमें 12 अरब डॉलर देने के लिए हर महीने वो कहते हैं हम 1 अरब डॉलर दे देंगे 2 साल के लिए। तब हुकूमत इसको एक्सेप्ट कब करती है, जो ये अप्रूव करेगी तो हम लाना शुरू कर दें। हमने तो कितना पोटेंशियल है बोस्तान साहब? आप कितना डॉलर ला सकते हैं? आप कितनी हेल्प कर सकते हैं? खजाने में कितना बड़ा इंजेक्शन लगा सकते हैं?
देखो हम हर महीने $1 अरब 500 तो ला ही रहे हैं, 1 अरब मजीद ला सकते हैं। और ये हमने 98 में भी जब हालात थे तो हमने $10 अरब इकट्ठे गवर्नमेंट को दिए थे, और अभी हमने कहा जो $12 अरब आपको इकट्ठे कर देने की सलाहियत रखते हैं, तो आप इसको अप्रूव करें। जो ही अप्रूव करेंगे तो हम लाना शुरू कर देंगे। अच्छा बोस्तान साहब, एक आखिरी चीज बताइएगा कि अब IMF के साथ डील ठीक है, महीना 1.5 महीना मजीद लगेगा, अभी अब तकरीबन जो है वो एक एग्रीमेंट की तरफ हम जा ही रहे हैं, अभी हुआ नहीं है बेशक, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जब थोड़े से हालात बेहतर होंगे, IMF आएगा, दोस्त ममालिक आएंगे, तो डॉलर के रेट को पाकिस्तान की ओपन मार्केट में, इंटर बैंक में कहां पर स्टेबल होना चाहिए, इसका हकीकी रेट क्या बनता है? देखिए इसका रेट 250-55 ही बनता है, और जिससे नहीं IMF ने ऐलान कर दिया, स्टाफ सतह पे एग्री हो गया, जैसे अभी आज भी आएगा, अभी स्टाफ सतह पे जो है हमने तो हाँ कर दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक हाँ की नहीं है। जो ही वो इसको एग्री कर लेंगे, हमने पाकिस्तान के जो प्रोग्राम है ये मंजूर कर लिया है, तो डॉलर का रेट देखने बड़े पैमाने में गिरे, क्योंकि देखो इस वक्त इंडिया का जो डॉलर के मुकाबले रेट है वो 82 है, बांग्लादेश का 95, और तो और आप देखें अफगानिस्तान जिस पे इकोनॉमिक सेक्शन है, उसके क्राउन प्रिंस है, उसका डॉलर का रेट 90 रुपए और 124 रुपए जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, 124 से बढ़ के 90 पे आ गए, उनका रुपया रिवैल्यू हो गया। उनकी देखें हमारे लोग PhD पता नहीं कहां से करके हैं, उन्होंने इससे ज्यादा तो उन्होंने अपने रुपए को स्ट्रांग रखा हुआ है, और हम अपने रुपए को गिरा के दुनिया में हमने अपने आप को भी गिरा लिया, अपनी मैशत को भी गिरा लिया, और हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही जब हमारी इम्पोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है, तो जितना हम डॉलर का रेट बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आपको तरक्की नहीं कर सके। जो भी इम्पोर्टर कंट्री होते हैं वो अपने रुपए को मजबूत रखते हैं ताकि सस्ती इम्पोर्ट और इन्फ्लेशन कम हो, तो यही हमारा फार्मूला अपनाना पड़ेगा आखिर में। और इसके लिए जरूरी है कि हुकूमत जो है बार बार डिबेट की बजाय अपने या तो एक्सपोर्ट बढ़ाए, और ताकि इंपोर्ट के बैलेंस हो जाए, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाए, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर तो आपके लिए ये दीवाने वाला ख्वाब ही होता है कि आप रुपए को जो है सस्ता करके सस्ती एक्सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सफिया मिन्हाज साहबा। एतराज़ हमें असल में यह है कि पाकिस्तान में एकेडमिया जो है वो सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान की मईशत को उसी रोटेशन के अंदर घुमाता है, उसी रोटेशन के अंदर घुमाने के वाले लोग पैदा करता है कि जिससे पाकिस्तान कभी निकल नहीं पाता, पाकिस्तान किसी इस्लाहात की तरफ नहीं जा पाता। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान है वो एक दायरे के अंदर फंसा हुआ है, हम कर्ज लेते हैं, मुख्तलिफ इदारों से कर्ज लेते हैं, IMF से कर्ज लेते हैं, हम जो है वो दोस्त ममालिक से कर्ज लेते हैं, कर्ज को इस्तेमाल करते हैं, डॉलर से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें खरीदते हैं, पुरतायुश अशिया खरीदते हैं, और उसके बाद वहीं पर खड़े होते हैं 6 महीने बाद, साल बाद के जहां से हम शुरू हुए थे। तो एकेडमिक्स जो है पाकिस्तान की, क्या वो भी लोगों को इसीलिए तैयार करती हैं कि वो जाएं, एक क्लर्क की तरह काम करें, किताबें भरें, दायरे के अंदर घूमें और उसके बाद वापस आ जाएं? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं तो आज दंग रह गई कि ये सारा इल्जाम आज उठा के एकेडमिया पे डाल दिया गया। नहीं, इल्जाम नहीं डाला, मैंने तो पूछा आपसे कि क्या आप भी जिम्मेदार हैं? नहीं, पहले बात जो शुरू की थी इसमें आपने कहा कि एकेडमिया से हम कहेंगे कि उसने ये किया, हम बिल्कुल ऐसे तैयार नहीं करते। अगर आप नोट करें, हमारे यहाँ पॉलिसी साज इदारा जो है मौजूद है, मैं उसको कहती हूँ कि वो पॉलिसी साज नहीं है, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इदारा है। कि ऊपर से जो पॉलिसीज आती हैं, असल में देखें, अगर हम शुरू करते हैं IMF की बात अगर हम करते हैं, मैं डायरेक्ट पहले IMF पे आऊंगी फिर मैं करूंगी। IMF का सर्वाइवल करता किसके ऊपर है, मुनसर किसके ऊपर है? कर्ज लेने वालों, वो हम जैसे मुल्कों के ऊपर मुनसर है। बिल्कुल जी, ठीक है ना, वो हम जैसे मुल्कों पे मुनसर है, उसका काम क्या होता है? उसको ये ढूंढना है कि वो अपना सर्वाइवल कैसे करे, और हम जैसे ममालिक जो कि उसकी पॉलिसीज को मनोअन तस्लीम कर लेते हैं। किस बुनियाद पे तस्लीम करते हैं? तो हम जो है हम बेसिकली इंग्रेडिएंट हैं उन डेवलप्ड कंट्रीज की जो हमारी बेस पे डेवलप्ड हुई हैं। हमें इस हकीकत को समझना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसीज अपने मुल्क के हालात को देखते हुए उसकी बीमारी को तजवीज किए बगैर बनाई जाती है। ठीक है, बाहर क्या हुआ, उन्होंने ये किया, हम भी ये कर लेते हैं। वहां क्या हुआ, आप खुद सोचिए, अगर आप पुराना हिस्ट्री पे हम चले जाएं, हमने कई फैसले बड़े गलत किए, जिनमें से मैं 2 को बहुत बड़ा गलत मानती हूँ। एक वो था जब हमने 72 के बाद जो है नेशनलाइजेशन की, बिल्कुल बड़ी मुश्किलों से हमने अपने इन्वेस्टर्स का एतमाद किया था, उनका गेन किया था। आपने फॉरेन नेशनलाइज करके अब लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होते, हत्ता कि वो लोग भी जो हमारे बड़े हैं,
बिल्कुल ठीक। वो जो हमारे सियासतदान हैं या जो बड़े ओहदों पे रहते हैं, वो अगर आप उनसे पूछे, उनके बिजनेसेस बाहर होंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? तो हम तो उनके बारे में सोचते नहीं। फिर दूसरे, जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम आया, आपके पास 9/11 का इवेंट हुआ, हमारे पास सारे हुंडी और हवाला वाले छोड़ के बैंकों के पास बहुत पैसा आ गया, इंटरेस्ट रेट बहुत थोड़ा रह गया। हमने क्या किया? बजाय इसके कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, उनका दोबारा एतमाद बहाल करते हैं, हमने कहा अच्छा ठीक है, ये नहीं लोन ले रहे, कोई बात नहीं, हम कंज्यूमर फाइनेंसिंग बना देंगे। हमने तो अपनी इकोनॉमी को ये बनाया हुआ है, हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, कोई बात नहीं, आओ हम सेल्समैन और सेल्स वुमेन बनते हैं। हम तो कहते हैं कि जो चीजें आउटसोर्स कर दो, बाहर से मंगा लो और उसको बेच दो। हमें आसान लगता है, हम सहल पसंद है, हम अपने यहाँ की बीमारी को खुद नहीं पकड़ना चाहते। बिल्कुल। इसमें हम तो क्लासेस में बहुत शोर मचाते हैं कि हुकूमत को इल्जाम मत दो। हमारा बिहेवियर ये है कि हम बाजार जाएंगे। मैं इसको आखिरी एग्जांपल ये दूंगी कि देखें, सिट्रस पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोवर है। बिल्कुल ठीक। ऑरेंज का मैं आपको ऑप्शन दूं कि आप ऑरेंज पिएंगे या आप टैंक का ऑरेंज पिएंगे। मेरा बच्चा बोलेगा टैंक का ऑरेंज पीना है। बिल्कुल ठीक है। वो ऑरेंज खाने को तैयार। हमारा मिजाज हो गया है, ये घरों से भी होना है, एकेडेमिया से भी होना है, और सबसे बढ़ के हमारे बड़ों को इस चीज का फैसला करना है कि अपनी बीमारी खुद जाननी है, दूसरों से इलाज नहीं करवाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर 2-3-4 हम इसको कंक्लूड करें पूरी बात को, तो 2-3-4 क्या ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं कि जिनको हम शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो अडॉप्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो समझे गई भैंस पानी में, उसके बाद काम नहीं होना। ठीक है, शॉर्ट टर्म दो हैं। पहला तो ये है कि आपको ये कोशिश करनी कि जितने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है और जिसकी बुनियाद पर आपको डॉलर की डिमांड बढ़ानी है, इंपोर्ट करके मंगाना है, या उसके ऊपर अखराजात ज्यादा आ रहे हैं, वो बंद कर दें। ठीक। सबसे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा जरूरी। अब आप देखें, अगर आप कभी आप मिनिस्ट्री को चेक करें तो कैबिनेट में कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके आगे लिखा हुआ है नो मिनिस्ट्री। उनको कोई मिनिस्ट्री दी नहीं गई है, लेकिन वो मिनिस्टर का होता है। और कितने ही हमारे यहाँ मुशीरान हैं, बिल्कुल, एडवाइजर्स टू, उसके ऊपर, और उनका ओहदा किसके बराबर है? मिनिस्टर के बराबर है। बिल्कुल ठीक। भाई इतनी छोटी सी इकोनॉमी है जिसको चलना नहीं आ रहा, आप उसको जो है उस पर अखराजात का बोझ लगाए चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वीआईपी कल्चर को आपको करना है, इंपोर्टेड कार नहीं मिलेंगी आपको, करना है आप पैसे दें उनको और कहो अपनी जेब से गाड़ी खरीदो। मैं कहती हूँ पैसे दे दें आप उनको, सबको पैसे दे दें, कल आपको खुद नजर आ जाएगा, पेट्रोल में भी बचत होगी, इलेक्ट्रिसिटी में भी बचत होगी, सब में बचत होगी। ये जो हम इन काइंड ट्रांसफर करते हैं ना अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी और सब कोई शामिल है, वो कम करते हैं। और दूसरे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाइए, खुदा के वास्ता इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट तलाश करिए। बिल्कुल ठीक है। कि वो छोटी छोटी चीजें जो हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम में ख़त्म की तरफ जाता है, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।